गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि अपन चैप्टर नंबर 12 क्लास का 6 चैप्टर कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अभी तक मैंने आइसोमरिज्म आपको बताया है। आइसोमरिज्म से लेके ही कुछ हमारे पास आगे टॉपिक्स हैं, ये कंटिन्यू करते हैं। आज आइसोमरिज्म खत्म हो जाएगा, हम स्टार्ट करेंगे वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करेंगे, वो अभी इसके टॉपिक के जस्ट बाद में स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ इसके रिलेटिव थोड़े बहुत टॉपिक बचे हुए हैं जो हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या देखिए, स्टार्ट करते हैं। द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज यूज्ड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 with tetrahedral and octahedral complexes cis form with the coordination number 6। ठीक है, ऑर्बिटल्स एग्जिबिट्स में मतलब क्या है कि मतलब ये कह सकते हैं कि जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4 और 6 यूज करता है। ठीक है, 4 और 6 यूज करता है, जो कि क्या कह सकते हैं अपन, एक तरह से बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि सिस फॉर्म में सिर्फ हम क्या कह सकते हैं, वो कोऑर्डिनेशन नंबर यूज करता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की फॉर्म में। फिर हमारे पास आता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो मतलब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, तो वो क्या करता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। तो हम यहां देख रहे हैं कि द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग bidentate ligand showing optical isomerism। फॉर एग्जांपल, मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो वही शो करेगा जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो। ठीक है, बाइडेंटेड यानी बाइडेंटेड का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक लोन पेयर डोनेट करने वाला। तो बाइडेंटेड लिगेंड इसमें हमें चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, एग्जांपल देखिए। हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ये इसकी मिरर इमेज है। ठीक है, ये एग्जांपल है, इसकी मिरर इमेज ये है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। फिर हमारे पास आता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग डाइडेंटेड लिगेंड shows ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। डाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। डाइडेंटेड मतलब एक तो बाई हो गया, एक डाई हो गया, क्या डिफरेंस है दोनों? देखिए दोनों में ये है कि मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सिंगल लिगेंड है वो ही क्या है, डबल लोन पेयर डोनेट करता हो। ठीक है, उसे हम डाइडेंटेड लिगेंड कह सकते हैं। जैसे यहाँ एथिलीन डाइएमीन है, वो क्या है, डाइडेंटेड लिगेंड है। डाइएमीन मतलब दो लिगेंड, मतलब जो उसके अंदर ही बाय मतलब वो लिगेंड डोनेट करने की कैपेबिलिटी होती है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, डाइडेंटेड लिगेंड कह सकते हैं, जो क्या करेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। ओके, चलिए इसकी हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि है क्या। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर है, जो क्या है, देखिए लेफ्ट और राइट रोटेशन दोनों दिखा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ ये लेफ्ट एंड मिरर इमेज है। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल का जो है डायग्राम हमारे पास, ये स्क्वायर है, फिर ऑक्टाहेड्रल बन जाता है यहाँ पे। इसके बाद में आता है द ट्रांस आइसोमर सुपरइम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। ठीक है, हेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब वही चीज एक दूसरे के ऊपर से सुपरइम्पोज की जा सकती है। जैसे मेरे ये हैंड्स हैं, ये इसके ऊपर ऐसे सुपरइम्पोज किए गए, तो क्या है, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो उसको उसके ऊपर सुपरइम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, मतलब रोटेशन नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही रहेंगे, तब उसको क्या कहेंगे, सुपरइम्पोजेबल। बट क्या है, सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव होती है, इसीलिए क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिस फॉर्म में यूज की जाती है।
ठीक है, देखिए यहाँ पर एक दूसरे के मिरर इमेज जरूर है लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव है, इसीलिए एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं किए जा सकते। तो जो चीज ऑप्टिकली एक्टिव होगी वो सुपरइम्पोजेबल नहीं होगी और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी वो सुपरइम्पोजेबल होगी। तो यहां तक हमारा जो आइसोमरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है। फिर हमारे पास आगे आता है, वो हम पढ़ेंगे आगे क्या, आगे पढ़ेंगे वीबीटी। तो चलिए वीबीटी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म, अब हम आगे नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होती कैसे है, क्या क्या कंडीशंस के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, और वो सब हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो सबसे पहले हमारे पास आता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले हमें ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो पाउलिंग ने दी थी 1930 में। ठीक है, और उसने ये थ्योरी दी थी तो इसके साथ कुछ पोस्टुलेट्स भी दिए थे। ठीक है, हम इस पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है ये पोस्टुलेट्स और ये कैसे हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूजफुल है और क्या इनका यूज है। सब चीजें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि है क्या। The central metal atom provides necessary weekend STD atomic orbitals which are equal to number of ligands। मतलब क्या कह रहा है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना बहुत जरूरी है ये, और आपको समझ में तभी आएगी ये थ्योरी जब आप इसको समझेंगे कि क्या है। कि बोल रहा है कि सेंट्रल मेटल एटम एक ऐसी नेसेसरी कंडीशन प्रोवाइड करता है जिसमें STD ऑर्बिटल है वो वेकेंट होने चाहिए और इक्वल नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हों। ठीक है, फिर बोलता है STD ऑर्बिटल ऑलमोस्ट सेम एनर्जी हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर STD अगर तीनों हम यूज कर रहे हैं वेकेंट ऑर्बिटल्स तो यूज कर रहे हैं तो उनका एनर्जी लेवल है वो सेम होगा, और जो बनाए हुए जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी भी सेम होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है। आगे चलते हैं। Their hybrid orbital overlap with those orbitals of a ligand which can be donated electron pair for the bonding। मतलब ओवरलैप कौन करेगा, लिगेंड ओवरलैप करेगा। क्यों, क्योंकि जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं वो क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में ओवरलैप करेगा। ठीक है, ओवरलैप करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है। Thus the bond formed are directional। इससे ये पता चलता है कि जैसे उसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए लिगेंड ने तो हमें ये पता चलता है कि बॉन्ड हो गया कैसा, डायरेक्शनल। किस डायरेक्शनल से इलेक्ट्रॉन आए और किस डायरेक्शन में गए। ठीक है, तो बॉन्ड बन जाता है डायरेक्शनल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे आ जाता है। ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन द मेटल एटम यूजेस इट्स इनर n-1d ऑर्बिटल मतलब और आउटर nd ऑर्बिटल। मतलब क्या कर सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि d ऑर्बिटल है वो इनर और आउटर दोनों ऑर्बिटल यूज कर सकता है। ठीक है, nd ऑर्बिटल्स टू फॉर्म लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस रिस्पेक्टिवली। अब ये लो स्पिन और हाई स्पिन क्या होता है, ये जब मैं आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो लो स्पिन बनाते हैं और वीक जो होते हैं वीक लिगेंड होते हैं। ठीक है, उसमें कह सकते हैं जिसकी डेल्टा की वैल्यू हाई हो, सीधी सी बात है, जिसकी डेल्टा की वैल्यू हाई हो वो लो स्पिन बनाता है, जिसकी डेल्टा की वैल्यू लो होती है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। ये मैं आपको बताने वाला हूं आगे जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तब। ठीक है,
लेकिन मैंने बता दिया है आपको कि लो स्पिन और हाई स्पिन क्या होता है। मतलब डेल्टा की वैल्यू जिसकी क्या हो हाई, वो क्या करेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा, और जिसकी डेल्टा की वैल्यू हो लो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज द लास्ट वन। ठीक है, द प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब लास्ट पॉइंट क्या है वो देखते हैं। The planar complexes are formed by the DsP2 hybridization. Tetrahedral complexes are formed to sp3 hybridization. आगे लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं आगे क्या है, मैं बाद में लिखने वाला हूं। Hybridization and octahedral complexes are formed by D2sp3 या sp2 hybridization या sp3d2 hybridization फॉर एग्जाम्पल। मतलब क्या कह रहा है कि अगर मान लो हम बोल रहे हैं कि प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं तो DsP2 करेगा यूज हाइब्रिडाइजेशन। अगर वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बना रहा है तब हमारे पास कौन से होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। और अगर वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बना रहा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बना रहा है तब हमारे पास क्या होना चाहिए DsP3 या D2sp3 या कह सकते हैं sp3d2 जो है हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ये हमारे पास इसके होने चाहिए तब जाकर के हम इसके कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं, अदरवाइज कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो चलिए यहाँ वीबीटी का मैंने एक एग्जांपल लिया है, समझते हैं कि कैसे इसको मतलब समझे। देखिए मैंने क्या लिया है कि octahedral complexes formed by the sp3d2 सॉरी D2sp3 और sp3d2, ये हमने पीछे वाले का हाइब्रिडाइजेशन फॉर एग्जांपल है। मतलब क्या है कि हम जो ऑर्बिटल या वीबीटी पढ़ रहे हैं बैलेंस बैंड थ्योरी, ठीक है, उसके बारे में जो है ये एक एग्जांपल है, इससे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पता चलता है कि इनका जो मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा या कैसे नहीं होगा। तो हमारे पास मैंने एग्जांपल लिया है और हमारे पास यहाँ है साइन टेट्रासाइनो टेट्रासाइनो डाइक्लोरो निकेलेट निकेल साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एग्जांपल है। तो मैं देखो सबसे पहले यहाँ इसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन तक तो ये हो गया, इसका निकेल का है ये, ठीक है, Ni का निकेल तक तो मतलब आर्गन तक तो 20 हो गए, 18 हो गए, और ये तो 20 और ये 8 28 पे इसका जो है एटॉमिक नंबर होता है। तो इसने बोल मतलब जैसे अगर हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर मान लो इसका माइनस है, मान लेते हैं इसको हटा देते हैं तो इससे क्या हो जाता है, इस पे -2 आ जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना है, इसका x, इसका -1 होता है Cn का और ये -2 है, तो हम लिखेंगे x प्लस 4 × -1 = -2। तो आपको पता है कि ये इधर से इधर आएगा शिफ्ट होकर के, तो x = हम क्या लिख सकते हैं 4 - 2 = +2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +2, ठीक है, +2। तो इसका मतलब क्या है, निकेल की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +2। अब +2 का मतलब यहाँ से ये s ऑर्बिटल गायब हो गया। तो अब हम चेक करते हैं कि इसका हम कैसे लिखेंगे। तो d ऑर्बिटल है हमारे पास, बना लेते हैं पहले, ये बना लिया हमने d ऑर्बिटल, ठीक है। कितने होते हैं 5, 1 2 3 और ये 5 ऑर्बिटल हो गए। ये बना लेते हैं हम s ऑर्बिटल, जो क्या हो गया है वेकेंट,
अभी अभी वीकेंड किया ना, क्योंकि ये इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आई है। अब हम ये बना लेते हैं 3। ठीक है, 3 में कितने होते हैं 3। चलिए बना लिया हमने। अब इसमें नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं 8। तो पुट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हमने इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए। अब क्या है, अब हमारे पास है Cn, यू नो Cn, Cn इज अटेन -1 और ये एक लोन पेयर डोनेट करेगा। लोन पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ Cn कितने हैं 4। तो 4 इंटू 2 इक्वल्स टू टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब एक कंडीशन ये भी है कि अब हमें ये पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब क्या होता है कि जो अपनी जगह को खाली करवा लेता है, और वीक फील्ड लिगेंड है उससे खाली जगह होती नहीं है। वो क्या करता है अपनी दूसरी जगह शिफ्ट होके, मतलब जितनी भी जगह मिलती है उसको उसमें चला जाता है, किसी को रिपल नहीं करता है। तो यहाँ देखिए Cn है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो वो क्या करेगा कि जो डी ऑर्बिटल के अंदर जो प्रेजेंट है, डी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है जो भी इलेक्ट्रॉन उनको रिपल करेगा और अंदर डाल देगा। तो यहाँ देखें हमारे पास क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल करके इसमें चला जाएगा, है ना, इसको यहाँ से भगा देगा या इसमें डाल देगा। तो यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है, हट जाएगा। तो मतलब पहले मैं इसको तो ये ऐसी चीज लिख देता हूँ, लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या कहूंगा, जब Cn आएगा तब क्या करेगा, इसको वापस से अंदर डाल देगा, यानी इसको पेयर बना देगा ताकि ये अंदर जा सके। तो Cn आएगा तो ऐसे कर देगा इसका काम। ये एक इलेक्ट्रॉन इसने डाल दिए क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसमें चला गया है। ठीक है, अब हमारे पास आगे s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने वो काउंट करने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं 8, क्योंकि 4 Cl अटेन हो रहे थे इनटू 2 इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन। तो पुट करेंगे एक इसमें, मतलब दो दो का पेयर होता है ना, दो लोन पेयर, तो एक लोन पेयर इसमें आ जाएगा, एक लोन पेयर इसमें आ जाएगा, या दोनों को सेम सेम से डिनोट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको x मान लेते हैं, इसको भी x और इसको भी x। देखिए कितने लोन पेयर डोनेटेड किए गए हैं 4 लोन पेयर डोनेट किए गए हैं। इसका मतलब एक लोन पेयर ये रहा, 2 ये रहे, 3 ये रहे, 4 ये रहे। तो हमें इससे ये पता चलता है कि मैंने जिससे पहले हमने जैसे डीबीटी स्टार्ट की तो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है कि अगर हमें प्लेनर जो स्ट्रक्चर बनानी हो, ठीक है, तब हमें क्या करना है, हमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा चाहिए DsP2। DsP2 तो देखिए यहाँ DsP2 बन रहा है कि नहीं, D यहाँ से, S यहाँ से और P2 यहाँ से, तो ये हो गया DsP2। इससे ये पता चला कि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का इसका यहाँ से पता चला। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होता है, वीक फील्ड लिगेंड कौन होता है, अदरवाइज आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं फाइंड कर पाओगे। तो आपको इसका पता होना जरूरी है। चलिए हम आगे एक और एग्जांपल देखते हैं कि कैसे मतलब इसको समझते हैं। ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, अगर अब वीक फील्ड लिगेंड हो तो क्या करेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक और एग्जांपल का। तो एग्जांपल है हमारे पास दूसरा, जो अभी तक मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया था एग्जांपल, अब वीक फील्ड लिगेंड का एग्जांपल ले रहा हूं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपको, मेरे को पता है कि निकेल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास 28 होता है।
होता है कि नहीं। फिर हम क्या करेंगे, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो ऑर्गन तक तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना हो गया 18। आगे अगर बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3d8 और 4s2, ये आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं कि मेरे पास पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेता हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तो x मान लूंगा और इसका -1 होता है होल हुआ के बाहर ये है। तो चलिए निकालते हैं, x प्लस 4 माइनस 1 इक्वल्स टू -2। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू -2। x इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 2, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस का 2। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद में मैं क्या कर सकता हूं, मुझे ये पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकली 2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से चले गए। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 2, और नाम से भी पता चल रहा है कि ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही है। अब चलो आगे करते हैं स्टार्ट। हमारे पास पता है कि हमारे पास क्या है, Cl एक लिगेंड है Cl-, और ये क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो वीक फील्ड लिगेंड होता है तो क्या करता है कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको रिपल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो क्या होगा, चलिए देखते हैं, अपन बनाते हैं अपना ऑर्बिटल। ये हमारे पास d ऑर्बिटल बन गया 1 2 3 4 और ये 4 और एक ये 5, थोड़ा सा 5, और ये मेरे पास s ऑर्बिटल बन गया, जो क्या हो गया, यहाँ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आने की वजह से ये वेकेंट हो गया है, अदरवाइज इसमें भी इलेक्ट्रॉन थे। अब बात करता हूं मैं यहाँ कि हमारे पास इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, यहां से ये तो चला ही जाएगा, तो हमारे पास डी में और कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, बचे हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसमें फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इसका 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद में अब हम बात करते हैं हमारे पास इसके लिगेंड्स की। लिगेंड्स कितने हैं हमारे पास 4। ठीक है, Cl कितने हैं, Cl-4, तो 4 लिगेंड्स है तो 4 into 2, यानी एक लिगेंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 8। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं इसके अंदर, तो हम इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ और 2 यहाँ। अब आप ये हो गए कि सर ये क्या हुआ कि पीछे वाले में तो आपने क्या किया, इसकी पेयरिंग कर दी, लेकिन अब की बार क्यों नहीं की, क्योंकि जो होता है कि वीक फील्ड लिगेंड होता है वो एटम सेंट्रल मेटल एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको रिपल नहीं कर पाता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो क्या करता है, इनको रिपल कर देता है और इसके अंदर डाल देता है, यानी इसको क्या करा देता है, इसकी पेयरिंग करा देता है, इस वजह से ऐसा होता है। और ये जो वीक फील्ड लिगेंड होता है इसकी जो मतलब इसकी जो इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, इसकी वजह से ये ऐसा नहीं कर पाता है। तो अब आपको पता चला कि आपके पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स बचे, एक तो बचा s और 3 बच गए pk, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैग्नेटिक नेचर की बात करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक नेचर कैसा हो गया, मैग्नेटिक नेचर हमारे पास हो गया कैसा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम बात करेंगे मैग्नेटिक जो स्पिन की, तो वो हो जाएगा 1 + 1 × 2 = क्या आ जाएगा 1, तो ये आ गया इसका स्पिन कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर हम इसकी बात करें मैग्नेटिक मोमेंट की, तो मैग्नेटिक मोमेंट आप कैलकुलेट कर लेंगे इससे यहाँ से। ठीक है, n की वैल्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पुट कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू आपको पता ही है, ये वैल्यू होती है n+2। ठीक है, तो यहाँ कितने आ जाएंगे, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 + 2 क्या आ जाएगा
रूट की वैल्यू 8, ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट बता दिया, स्पिन नेचर ऑफ स्पिन बता दिया आपको, और इसका मैग्नेटिक नेचर बता दिया, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन बता दिया। ये सब चीजें आपको मैंने बता दी हैं। ये हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड का एग्जांपल है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि एक एग्जांपल और दे दिया जाए तो चलिए एक एग्जांपल और दे देते हैं। तो चलिए एक और, दिस इज द लास्ट एग्जांपल। अभी तक मैंने आपको प्लेनर और टेट्राहेड्रल का एग्जांपल दे दिया है, ठीक है, टेट्राहेड्रल का। अब लास्ट एग्जांपल है ये ऑक्टाहेड्रल का है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, ये लास्ट एग्जांपल है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका भी एग्जांपल को समझने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि मैंने यहाँ कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है 27। तो मैं पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ यहाँ से। EC मेरे पास आर्गन तक तो कितना हो जाएगा 18, और फिर मेरे पास 3D कितने हो जाएंगे 3D में आप देखिए हमारे पास S 3D 4S में तो वे 2 तो 20 और 27, ठीक है। अब देखिए इसमें लास्ट d ऑर्बिटल में 7 ऑर्बिटल आ गए। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए स्टार्ट करते हैं कि जैसे अगर मान लो पहले मैं इसको सबसे पहले मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, आपको पता है कि अमोनिया है वो एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, दैट्स व्हाई मैं क्या करूंगा कोबाल्ट को तो x मान ले लूंगा, और फिर 6 0 इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे -3। तो हम क्या लिखेंगे -3, और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ जाएगी 0। फिर हमारे पास x इक्वल्स टू 0, x प्लस 0 इक्वल्स टू -3, और ये तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या आएगी, हम देख लेते हैं एक बार। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास इसकी आ जाएगी जो है +3, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +3, ठीक है, x की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गई। तो चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आई, तो हम अभी इसके बात कर लेते हैं। पहले इसका लिख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन। d ऑर्बिटल हमारे पास सबसे पहले ये d ऑर्बिटल रहा, ठीक है, ये d ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है, और ये हमारे पास p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल आ गया। अब हमारे पास d s n p। अब देखिए इसके पास ये तो चला गया, मतलब ये तो वीकेंड हो गया टोटली, और इसमें भी है 7। तो पहले 7 पुट कर लेते हैं हम इसके अंदर। तो हमें इसके अंदर 7 पुट करने तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 और 7, ये हमारे पास आ गए हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हमें इसके अंदर पुट करने हैं। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये करना है कि इसकी पेयरिंग करवानी है हमें, ठीक है। अब हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है 3, तो 3 आई है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा, ठीक है। 3 आई है मतलब 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 24 बचेंगे। तो 24 बचेंगे, इसका मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये है, और हमारे पास जो है 6 है अमोनिया का मॉलिक्यूल है वो कितने अमोनिया है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो 2 × 6 कितना आएंगे 12।
अब देखिए 12 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और एक अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, इसको इधर डाल देगा, ठीक है, रिपेल कर देगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, जो सेंट्रल मेटल एटम पे जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको रिपेल करके और अंदर डाल देता है और पेयरिंग करवा देता है, ठीक है। 1 2 4 और ये 5 हो गया, ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल। चलिए देखते हैं अब क्या करेगा, ये हम इसके अंदर पेयरिंग करवा दी इसने 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पेयरिंग करवा दी। अब वहां 2 ऑर्बिटल खाली हो गए, इधर खाली हो गए, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन कितनी है, 6 into 2 12 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें पुट करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो देखिए अब या मैं इसको सेम से रिप्रेजेंट कर दिया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, x से डिनोट करो इसको, ठीक है, x और x और इसमें भी x, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है यहाँ से कि हमारे पास जो है, हमारे पास जो भी यहाँ ये है वो ऐसे, ये हमारे पास 2 d के ऑर्बिटल, ये s का ऑर्बिटल और ये p के ऑर्बिटल, तो यहाँ d to sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके मैग्नेटिक नेचर की, तो डाई मैग्नेटिक है, स्पिन है वो हो गया कितना 1, ठीक है, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास इसकी वो वैल्यू हो जाएगी क्या 0। ओके, चलिए ये हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े जो बीवीटी पे बेस्ड है। अब आप आगे जो है हम आगे बाद में पढ़ेंगे।